हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम सैंपल पेपर 2 का सेक्शन डी सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें यह बताना है कि ये जो वॉशिंग सोडा होता है, ये वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और देन उसके 4 यूजेस उसके बाद हमें बताने हैं। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा बनता कहाँ से है? तो वॉशिंग सोडा बनता है आपका जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसको हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है? हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और फिर ये सब चीज़ें तो बनती ही बनती है, बट हमारा क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब इस सोडियम कार्बोनेट में जब हम 10H2O, ठीक है, 10H2O को ऐड करते हैं तो ये बनता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब Na2CO3 डॉट 10H2O। जब आपका ये बनता है तो इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। इसके अलावा इसका दूसरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन होती है वॉशिंग सोडा की। और जनरली जो वॉशिंग सोडा होता है वो कैसे सॉल्ट होता है? आपका बेसिक सॉल्ट होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके यूजेस, राइट, बहुत सारे हैं। ठीक है, 4 यूजेस हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसके भी कभी कभार यूजेस पूछ लिए जाते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये एड ऑन किया है, राइट। लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो ये भी आपका सफिशिएंट है। तो देखिए इसके यूजेस क्या है। सबसे पहले, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्रीज, राइट, सोप इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। सेकेंड चीज, ये हार्डनेस ऑफ वाटर को क्लियर करता है। आपको पता है ना, 2 तरीके के वाटर होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। ठीक है, सॉफ्ट वाटर वैसा वाटर जिससे हम बातें, ठीक है, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, ये सब कर सकते हैं, पर हार्ड वाटर से नहीं कर सकते। उसी हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, फिर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये रीएजेंट की तरह लेबोरेटरी में भी यूज करता है। किसी चीज को क्या करना, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने के लिए भी क्या करता है? ये रीएजेंट की तरह लेबोरेटरी में यूज करता है। ठीक है, फिर H2 के यूजेस देखिए। H2 आपको पता है फ्यूल की तरह यूज होता है। ठीक है, फिर हमने कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ा था, ये हाइड्रोजनेशन करता है। और NH3 एमोनिया को प्रिपेयर करने में बहुत यूज करता है। हमें पता है एमोनिया के बहुत ही ज्यादा क्या है, इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। फिर क्लोरीन के गैसेस, क्लोरीन गैस का यूज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि वाटर ट्रीटमेंट करने के काम आता है। ठीक है, आपको पता होगा कि स्विमिंग पूल पे आप लोग जाते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपके जाने से पहले क्या होता है? क्लोरीनेशन होता है, मतलब वाटर में क्लोरीन डाला जाता है ताकि क्या हो सके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर सके। ठीक है, इस तरीके से ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। देन पीवीसी, ठीक है, पीवीसी आपका ये क्लोराइड जो हम लोग कहते हैं, पीवीसी यूज करते हैं, पीवीसी पाइप्स बनती हैं या किसी तरीके के यूटेंसिल्स या वेसल्स बनते हैं, उस सब के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ CPCs, ठीक है, और आपका ब्लीचिंग पाउडर में भी ये यूज होता है। ठीक है, इस तरह के यूजेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द रिएक्शन जिंक ग्रैनुअल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, विद डायग्राम, ऑल्सो राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि हमें बताना है कि जब जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या होता है। ठीक है, तो हमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पता है कि व्हाट हैपन, ठीक है, ये क्या है? जब आपका मेटल, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है? तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस H2 गैस बनता है। तो सेम इसी तरीके से यहां पे भी ऐसे ही होगा कि जब Z है वो आपका H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा ZnSO4, दैट इज सॉल्ट, प्लस आपका H2 बनाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है, पर हम इस एक्सपेरिमेंट को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा मेरा सेटअप है, राइट। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई हुई है कि क्या हमारा एम है। ठीक है, एम हमने क्या कंसीडर किया है, एपरेटस क्या है और मटेरियल क्या रिक्वायर है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सब चीजें हैं, मैं आपको एक्टिविटी समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या लिया है? हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड किया है जिंक ग्रैन्युल्स।
जिंक ग्रेनुल्स क्या होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल चीज होती है। जिंक हमारे पास मेटल है, उस मेटल के हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, तो उसको हम कहते हैं जिंक ग्रेनुल्स। क्लियर। अब हमने क्या किया, इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में बंद कर दिया। यहां से ऊपर ये रबर कॉर्क है, ठीक है, रबर कॉर्क है, यहां से एक डिलीवरी ट्यूब है, ये ट्यूब है, राइट। और ये ट्यूब कहां जा रही है, ये ट्यूब जा रही है ये सोप सॉल्यूशन में। क्लियर, ये सोप सॉल्यूशन में डायरेक्टली जा रही है। इतनी बात समझ में, सोप सॉल्यूशन मतलब कि साबुन वाला पानी, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में जा रही है। अब जैसे ही क्या हुआ कि हमें पता है कि जैसे ही क्या करेगा, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट तो मिलेगा, लेकिन सॉल्ट तो कहीं नहीं जाएगा, सॉल्ट तो टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा, लेकिन हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अब वो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ डिलीवरी ट्यूब से निकल के ये सोप सॉल्यूशन में जाएगी, ठीक है। जैसे ही कहते हैं डिलीवरी ट्यूब आपका सोप सॉल्यूशन में जाती है तो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे ये बबल फॉर्म करेगी, वो दिख नहीं रहे, ठीक है, पर यहाँ पे ये बबल फॉर्म होंगे, ठीक है। जैसे ये बबल फॉर्म होंगे और हम क्या करेंगे, कैंडल को, ठीक है, एक बर्निंग कैंडल को जब पास में लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, एक साउंड निकलेगा। उस साउंड क्या होता है, पॉप साउंड, ठीक है। अगर पॉप साउंड निकला तो इसका मतलब ये जो गैस फॉर्म हो रही है ये हाइड्रोजन गैस है। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, किस लिए था, ताकि हम ये समझ सके कि हाइड्रोजन गैस निकलती है तो कैसा होता है, और ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप हो गया, ठीक है। आगे यही एक्टिविटी को डिस्क्राइब किया गया है कि हमें क्या लेना है, ठीक है, इतना हमें ये लेना है, ठीक है, फ्यू ग्रेनल्स लेने हैं। फिर हमारे जो फिगर में देख रखे हैं हम उसमें देख सकते हैं कि जिंक ग्रेनुल्स क्या कर रहे हैं, आपका कहते हैं गैस सोप सॉल्यूशन के पास हो रही है। फिर हम बर्निंग कैंडल को लेके आए तो उसमें से क्या हुआ, आपका पॉप साउंड हुआ, ठीक है, और उसके जैसा, ठीक है। अब हमें कहते हैं, यहाँ पे ये भी बोला था कि हमें रिएक्शंस लिखनी है, तो ये रिएक्शन में लिखी कि जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये भी एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का भाई साहब आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ। सबसे पहले क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें, ठीक है, कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन भी लिख दें तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बना के बता सकूं कि आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कैसे बनता है क्लोरीन में। देखिए, अब हम सबको पता है कि जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, राइट, वो क्या होता है, आपका 17 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अगर 17 का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इट इज 2, 8 एंड 7 होता है। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 7। क्लियर, तो मैं यहां पे बनाता हूं क्लोरीन, राइट, तो इसके 7 बना दूं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बना दिए। क्लियर, लेकिन हमें किसका बनाना है, हमें Cl2 का बनाना है। तो हमारे पास टोटल क्लोरीन कितने हुए, 2, तो एक और क्लोरीन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके भी आउटर मोस्ट में 7 होंगे। क्लियर, अब आपको पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन्स को, इस क्लोरीन को क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करना है। अब स्टेबल करने के लिए इसको क्या करना है, अपना आउटर मोस्ट फुलफिल करना है। आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 हो जाएगा, तो 288 नोबल गैस की वैलेंसी हो जाएगी। तो अगर 288 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस क्लोरीन के लिए यहां से इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब देखो इस क्लोरीन को, देखो इस क्लोरीन का क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। क्लियर, ठीक है। इस क्लोरीन को देखो, इस क्लोरीन का जब हम इस तरीके से लेते हैं तो अब इसके भी 8 हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है। दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इनका क्या बन गया, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। कितना इजी है, देखो यहीं पे ये सारी चीजें बताई गई हैं कि हमें नोबल गैस को, नियरेस्ट नोबल गैस को अटेन करना होता है, ठीक है। 2 क्लोरीन है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एम शेल को फुलफिल करना है, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें
N2 का करना है, राइट। तो N2 का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 7, ठीक है 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 and 5। चलिए इसका भी बना के देखते हैं। ये रहा मेरे पास नाइट्रोजन, ठीक है, ये रहा मेरे पास नाइट्रोजन, ठीक है। एंड 2 नाइट्रोजन क्यों लिखे भाई साहब, 2 नाइट्रोजन इसलिए लिखे ना क्योंकि 2 हमें N2 का बनाना है, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट में कितना है 5 है, तो 5 है तो यहां पे हम करेंगे 1 2 1 2 3, ठीक है। यहां पे 1 2 1 2 3, क्लियर। अब 5 बन गए, राइट। अब देखो नाइट्रोजन को अपना कहते हैं आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो 5 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए या 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। इजी क्या है 3 इलेक्ट्रॉन लेना, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये क्या करेगा पहले इस नाइट्रोजन को देखो, ये क्या करेगा यहां से ये दूसरे वाले से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब शेयर करेगा, ठीक है। अब इस वाले एन को देखो तो यहां से ये क्या करेगा, यहां से ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ठीक है। आपस में इन दोनों ने क्या किया 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है। जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो इनके आउटर मोस्ट शेल फुलफिल हो गए, ठीक है। इसमें 5 + 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बनाया इन लोगों ने, इन्होंने बनाया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इन्होंने बनाया ट्रिपल बॉन्ड। क्यों ट्रिपल बॉन्ड बनाया, क्योंकि यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। पिछले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, तो यहां पे क्या बना, यहां पे सिंगल बॉन्ड बना, और यहां पे अब जो क्या कहते हैं यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ आपका ट्रिपल बॉन्ड बना, क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो आपका डबल बॉन्ड बनता, ठीक है। यहां पे वही सब चीजें लिखी गई हैं कि हमें नोबल गैस से ये जो लिखा हुआ था आपका, ठीक है, सेम ही है, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई साहब ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ यूरेटर का डायग्राम बनाइए और हमें ये बताइए कि जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है ह्यूमन में वो कैसे होता है, पूरा का पूरा हमें एक्सप्लेन करना है, क्लियर, ठीक है। इतना सब कुछ देख के डरो मत, ठीक है, बहुत इजी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता क्यों है, तो मैं आपको बताऊं, ठीक है। कि देखो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी क्या होती है हर सेकंड में क्या करती है, करोड़ों सेल्स बनाती है और करोड़ों सेल्स डेड होते हैं, ठीक है। जो नए सेल बनते हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, राइट, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन जो डेड सेल्स हो गए वो क्या करते हैं, ठीक है। तो डेड सेल्स क्या होते हैं हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और वो ब्लड के साथ फ्लो करते जाते हैं। अब वो जो डेड सेल्स होते हैं वो हमारे लिए एक तरीके से वेस्ट ही हुए ना, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उन्हीं वो क्या होते हैं, वही जो डेड सेल्स होते हैं वो किस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजियस वेस्ट, ठीक है। उन्हीं नाइट्रोजियस वेस्ट को हमें क्या करना होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है। बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसी को हम क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला सिस्टम पूरा यूज करते हैं। तो समझ में आया ना आपको कि हमारे ब्लड में क्या होता है, नाइट्रोजियस वेस्ट होता है, फ्लो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं, फिर यूरिया होता है, यूरिक एसिड्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। और बॉडी से बाहर निकालने के लिए एकमात्र हमारे पास क्या तरीका है, उसको हम यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दें तो ईजी निकलता है, क्लियर, ठीक है। ये जितनी भी इंप्योरिटीज होती है सब हमारे क्या होती हैं, ब्लड में डिजोल्व होकर फ्लो कर रही होती हैं। हमें ब्लड को भी तो क्लीन करना है, ब्लड को क्लीन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब यही सब चीजें हैं, ठीक है। तो यही है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं जो ब्लड में होता है। फिर क्या क्या आपके वेस्ट होते हैं वो उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। फिर एक किडनी हमारा क्या एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है। किडनी के अंदर क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल, जो हम नेफ्रॉन ये सब चीजें बातें करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है कि हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं बाहर निकाल देते हैं। ऐसा होता है कि थोड़ा सा ब्लड बाहर निकाल दिया, सारा वेस्ट चला गया, बट एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि वाटर होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। तो इनको क्या करना होता है, रीअब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को क्या करना होता है, रीअब्जॉर्ब करना होता है, सिलेक्टिव चीज़ों को। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर एक सिस्टम है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उससे क्या होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। वाटर भी होता है जो कि हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद हमारी होती है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी क्या करती है, ये रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है।
जैसे ही ब्लड लेके आती है तो इस ब्लड को क्या करती है, इन दो पार्ट्स में, ठीक है, आपका फ्लो करवा देती है। ठीक है, अब ये किडनी के पास चले जाते हैं। अब किडनी क्या करता है, उस ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन सबको बाहर निकालता है, और जो ब्लड होता है वो रीनल वेन के थ्रू आपका वापस चला जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा, ठीक है, ये जो यूरेटर होता है, ठीक है, इसको हम यूरेटर कहते हैं, इस यूरेटर से क्या होता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या आपका यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, धीरे धीरे वेस्ट जो भी आपका चीज़ होती है वो धीरे धीरे स्टोर होता है। ठीक है, जब क्या होता है, ये ओवर हो जाता है तो आपका यूरिथ्री के थ्रू यूरिन के फॉर्म में वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, वो एक्चुअली फूड किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं उसकी बात यहाँ पे पूछी गई है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमें पता है कि हम लोग क्या हैं कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है। ठीक है, हम लोग क्या बहुत सारे सेल से मिल के बने हुए हैं, इसलिए हम अपने आप को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो एक सेल से मिलके बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम, राइट। जनरली हम अमीबा जब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, हम अमीबा की मदद से, ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड इनटेक होता है, ठीक है, फूड एब्जॉर्ब होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, और किस तरीके से उनसे फूड एक्सक्रीट भी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अमीबा का एग्जाम्पल लिया है। तो अमीबा के बारे में आपको पता होगा कि अमीबा का शेप कैसा होता है। अमीबा का शेप होता है इररेगुलर, कोई परफेक्ट शेप नहीं होता, राइट। तो जैसे कि देखो ये अमीबा है, अमीबा का फूड यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अमीबा का फूड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अमीबा क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो जो फूड है उसको अपने क्लोज लेके आ सके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, और जो स्ट्रक्चर चेंज करता है उसके लिए क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, इस चीज़ों का यूज करता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया क्या होते हैं, ये सूडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं, किसके, अमीबा के होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही क्या हुआ, फूड इसके रीच में आ गया, इसने क्या किया, फूड वैक्यूल्स के थ्रू इस फूड को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, इसने देखो इस तरीके से फूड को अपने अंदर ले लिया। जैसे उसने फूड को अपने अंदर लिया, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश की। ठीक है, जितना पार्ट डाइजेस्ट हुआ, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको वो क्या कर देता है, बाहर की तरफ थ्रो आउट कर देता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, ये आपका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, किसमें, अमीबा के अंदर। सेम पैरामीशियम के अंदर भी होता है कि वो भी अपना कहते हैं डेफिनेट शेप होने की वजह से, ठीक है, अपना एक स्पेसिफिक स्पॉट फिक्स करता है। ठीक है, जहां से वो फूड को इनटेक कर सके। ठीक है, उस स्पॉट तक मूव करता है थ्रू द सीलिया। सीलिया मतलब कि फॉल्स फीट, और एंटायर सरफेस से फिर क्या करता है, वो अपना फूड इनटेक करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपका न्यूट्रिशन जाता है। यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, सूडोपोडिया, ठीक है, फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल से आते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, और हमें बताना है कि जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो उस पर्टिकुलर डिस्पर्जन को डिस्क्राइब करना है, यही सब चीजें। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में जो डिस्पर्जन है वो क्या है। तो व्हाट इज डिस्पर्जन क्लास। तो डिस्पर्जन इज नथिंग बट इट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है, व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में, ठीक है, आपका डिवाइड होता है या स्प्लिट होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए यहां से व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है, ये एक मीडियम है, फर्स्ट मीडियम। अब लाइट क्या हो रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है, राइट। तो यहां से क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पार्ट पे दो चीजें हो रही हैं, एक तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और उसके बाद डिस्पर्जन भी हो रहा है। ठीक है, जब व्हाइट लाइट क्या हो रही है, स्प्लिट हो गई,
7 कलर्स में स्प्लिट हुई, ठीक है, 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, और देन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है या स्क्रीन होती है, जहाँ पे हम इन 7 कलर्स को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक हमें कार्डबोर्ड लेना है, राइट, उसमें स्मॉल होल करना है, ठीक है, फिर ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सनलाइट आती हो, ठीक है, हमें उसके बाद एक ग्लास प्रिज्म लेना है, ठीक है, ग्लास प्रिज्म के बाद हमें एक स्क्रीन लेनी है जहाँ पे हम 7 डिफरेंट कलर्स को ऑब्टेन कर पाए, फिर हम लास्ट में देखेंगे कि जो पर्टिकुलर बैंड ऑफ 7 कलर्स है वो पर्टिकुलर स्क्रीन में क्या हो रहा है, आपका ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लाइट्स, ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉलेट क्या है, सबसे नीचे है, और रेड क्या है, सबसे ऊपर है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके वेवलेंथ में क्या होता है, डिफरेंस होता है, वेवलेंथ और स्पीड में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कम स्कैटर होता है, तो कम स्कैटर होगा तो ये क्या होगा, सबसे टॉप पे होता है। जबकि वॉयलेट क्या होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है, इसलिए क्या होता है, ये ज्यादा स्कैटर करता है, और ज्यादा स्कैटर करने की वजह से क्या होता है, ये हमें बॉटम में मिलता है, ठीक है। यही हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि मैक्सिमम दे आर एंड द रेड लाइट इज मिनिमम, स्पीड की बात की जा रही है और वेवलेंथ की बात की जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद रीजन भी वही हो गया, राइट, कि कहते हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर से होती है, इसलिए होती है, उनकी हर एक कलर की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, इस वजह से क्या होता है, आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रिज्म अपीयर्स एज अ बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है, लास्ट में जो प्रिज्म से कलर आता है तो एक पर्टिकुलर बैंड मिलता है हमको, बैंड मतलब एक तरीके से, ठीक है, एक साथ, ठीक है, 7 कलर्स मिलते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये आपका रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, और आप देख रहे हो कि मैग्नेट से क्या हो रही है, इस तरीके से लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नथिंग बट इट इज अ इमेजिनरी लाइंस, ये एक्चुअली में थोड़ी ना होती है, हमें दिखती थोड़ी ना, हमने क्या किया है, हमने इमेजिन किया, ठीक है। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, और ये इमेजिनरी लाइंस क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये आपकी इमेजिनरी लाइंस फॉर्म होती हैं, ठीक है, अपने आप को एक तरीके से अरेंज करती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, क्लियर। अब देखो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, जहां पे ये ज्यादा होंगी, देखो यहां पे ज्यादा दिख रही है, यहाँ पे एकदम गुच्छा जैसा दिख रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा जहां पे होती हैं वहां पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट दिख रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, पर जहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, क्लियर। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टीज हमें देखनी है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको देखा होगा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। सेकंड, मैंने आपको बताया अभी कि जहां पे सबसे ज्यादा क्राउडेड हो, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा गुच्छे में हो, तो जैसे कि गुच्छों में कहां होती है, आपका पोल्स के पास होती है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और जहां पे ये क्या होगी, कम होगी, वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका वीक होगा, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ टकराती नहीं है, ठीक है, और हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होती हैं, हमेशा क्या करती हैं, एक मिनिमम डिस्टेंस क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती हैं, राइट। यही हमारी क्या हुई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वेस्ट, क्लियर, हमें टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में बताना है। तो सबसे पहले व्हाट इज वेस्ट, कचरा, वेस्ट क्या होता है, जो अनवांटेड चीज, अनयूज चीजें होती हैं वो सब क्या होती है, वो सब हमारा गार्बेज या हमारा वेस्ट होता है, क्लियर। तो जनरली यहाँ पे, ठीक है, दो पार्ट्स में हमने टाइप्स को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, बेस्ड ऑन फॉर्म, किस फॉर्म में हमें होता है, तो हमारा फॉर्म ये है कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घर पे भी, ठीक है,
दो तरह के वेस्ट होते होंगे, एक सॉलिड वेस्ट होगा, एक लिक्विड वेस्ट होगा, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट में क्या होता है कि जनरली वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स किचन होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स के पिल्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, प्लास्टिक बैग्स, पेपर, ग्लास, ये सारे के सारे क्या, मेटेलिक वेस्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, राइट। लिक्विड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट जैसे कि हम बाथिंग, वॉशिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब कैसा होता है, लिक्विड वेस्ट होता है। क्लियर। अब किस तरीके से ये डिकम्पोज होते हैं उसके फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया है, या डिग्रेड होते हैं उस तरीके से हम लोगों ने इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो क्लियर, यहां पे सबको पता होगा व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो इजिली डिकम्पोज कर दिया जाता है, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है। तो जब हमारा कोई भी चीज, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है, उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, तो ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि आपका वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स वेस्ट हुए, पेपर्स हुए, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट जिनको हम नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते, डिकम्पोज कर पाते नेचुरल तरीके से, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स की, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे आपके पॉलिथीन हुए, प्लास्टिक हुए, ग्लास हुए, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल तरीके से नहीं डिकम्पोज कर पाते, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। यहां पे हमारा गाला सैंपल पेपर 2 का सेक्शन डी खत्म होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।